नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राजनीति बदल चुकी है। इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि अब ये बदलाव किस दिशा में जाएगा। 22 का विधानसभा चुनाव चल रहा था। अखिलेश यादव ने ये तय किया था कि बड़े दलों से गठबंधन, चाहे वो 2017 में किया या 2019 में किया, उसका कोई बहुत ठोस लाभ नहीं मिला। तो 2022 के चुनाव में उन्होंने ये तय किया कि तमाम छोटे छोटे दलों, और छोटे दलों कहा जा रहा है तो केवल राजनीतिक संख्या के लिहाज से कहा जा रहा है, उनको एक साथ मिलाया और समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे शानदार चुनाव लड़ा। कुछ गलतियों, कुछ साजिशों के चलते 2022 का चुनाव वो गठबंधन जीतने में नाकामयाब हो गया। फिर भी अखिलेश यादव ने कोशिश की कि अपना एक प्रभाव लड़ने और बिना डरे बिना झुके इस पूरे लड़ाई को आगे बढ़ाने का ठान लिया। और उस समय तमाम दल एक साथ समाजवादी पार्टी के बड़े अम्ब्रेला के साथ जुड़े हुए थे और शुरुआत हुई 2022 के बाद, आजमगढ़ के उपचुनाव के बाद, जब धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और उसके बाद उस चुनाव में उनकी हार हो जाती है। ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अच्छी खासी पकड़ रखते थे, सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर नाराज होकर के बयान देने लगते हैं और धीरे धीरे वो उस गठबंधन से टूटकर अलग होकर के बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। ये दीगर बात है कि आज तक ओम प्रकाश राजभर को वह नहीं मिला जो बीजेपी में लेने के लिए वो गए। गठबंधन के भीतर कई तरह के मनमुटाव, छोटे मोटे झगड़े स्वाभाविक हैं। अगर दो अलग अलग पार्टियां हैं तो उनके कई जगहों पर टकराव दिखेंगे। वो टकराव चाहे समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर के दिखे हों, चाहे वो टकराव अब हाल के दिनों में बढ़ करके यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जयंत चौधरी अब इस गठबंधन को तोड़कर, अखिलेश यादव का साथ छोड़कर एनडीए की शरण में लगभग जा चुके हैं। अब औपचारिक घोषणा मात्र बची है। तो ओम प्रकाश राजभर ने उस टकराव को हैंडल करने की बजाय आंतरिक बैठकों में उस पर बात करने और घर के सदस्य से लड़ने की बजाय मीडिया में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस भाषा में वो अखिलेश यादव की आलोचना कर रहे थे उस भाषा में वो आज भी कितना भी हो जाए बीजेपी की आलोचना करने से बचेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो अपने मिजाज के नेता ठहरे। वो चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजवाएंगे, तमाम बयान पहले भी दे चुके थे। वो गठबंधन टूट गया और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर अभी तक मंत्री नहीं बन पाए। उसकी कहानी अलग से, और वो अंदर उनकी और दिल्ली में बैठकर क्या मीटिंग होती है, फिर लखनऊ में क्या बिगड़ जाता है, ये बहुत चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। हालांकि लोग आजकल मजाक उड़ाने लगे हैं। फिर भी एक संयम, एक बड़े गठबंधन के सहयोगी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से रहा, अखिलेश यादव की तरफ से रहा। और 2022 के चुनाव में 33 सीटें आरएलडी को दी गई थी, जिसमें से केवल 9 सीटें आरएलडी जीत पाई। हालांकि सपा भी अपने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करने से पीछे रह गए। लेकिन एक गठबंधन धर्म निभाते हुए अखिलेश यादव ने डिम्पल यादव को राज्यसभा भेजने का फॉर्म तैयार था, वो नहीं भेजा और जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी के सहयोग से राज्यसभा भेजा। गठबंधन अच्छा चल रहा था और ख़ुद जयंत चौधरी ने पिछले दिनों अपनी बहुत शानदार छवि गढ़ी लोगों के बीच में। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो अग्निवीर का सवाल हो, चाहे वो संविधान पर हो रहे हमले की बात हो, देश को निजी हाथों में बेचे जाने का सवाल हो, इन सारे सवालों पर जयंत चौधरी जिस तरह से सामने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि चौधरी चरण सिंह के विरासत का एक नया नेता उत्तर भारत और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। लेकिन एक बीजेपी की रणनीति अंदर अंदर चल रही थी, जो बीजेपी 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये समझ रही थी कि अगर जाट उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट नहीं देंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो उसने बहुत डोरे डाले जयंत चौधरी के ऊपर, लेकिन तब शायद भारत रत्न नहीं दिया चौधरी चरण सिंह जी को, वो गठबंधन नहीं बना।
अगर भारत रत्न देना ही गठबंधन की शर्त है तो इस बात के लिए तो बीजेपी की तारीफ करनी होगी कि बीजेपी इन चीज़ों को कितना बारीकी से समझती है कि कैसे इमोशनल कार्ड खेला जाता है, और उसने भारत रत्न दिया और जयंत चौधरी का दिल जीत लिया। जयंत चौधरी ये बात समझ रहे थे कि उनके नेताओं का, उनके वोटर का, कार्यकर्ताओं का दबाव उनके ऊपर है, क्योंकि वह बीजेपी के नैरेटिव में बहुत हद तक जाने लगे थे। और ये बात जयंत चौधरी भी समझते हैं, क्योंकि 22 के चुनाव में वो ताकत, क्योंकि जो कामयाबी 2022 के चुनाव में अपेक्षित थी कि वो विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की नाराजगी के चलते एक बड़ी तादाद में जीतेंगे, वो वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब ये वोट ट्रांसफ़र किसका किसको नहीं हुआ, ये तो डेटा एनालिसिस करके देखा जा सकता है कि सपा का वोट, साइकिल का वोट हैंडपंप पर गया या नहीं गया, हैंडपंप का कितना वोट साइकिल को ट्रांसफ़र हुआ। जहां मुस्लिम बाहुल पश्चिम उत्तर प्रदेश के ढेर सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें मुसलमानों की तादाद बड़ी है, और बीजेपी हमेशा ये कोशिश कर रही है, चाहे वो मुजफ्फरनगर के चुनाव से आप देख लें, 2014-19 में संजीव बालियान का मुजफ्फरनगर से चुनाव जीतना उसी रणनीति का हिस्सा है। तो इस रणनीति पर बीजेपी चलती है। तो जब बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ वाले वोट को गोलबंद करना है तो उन्हें जाटों का साथ लेना पड़ेगा, और उस तरीके से उन्होंने बहुत बड़ी आबादी को राम मंदिर के बाद ये समझाने की कोशिश की। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राम मंदिर बन जाना और वहीं बन जाना बीजेपी के चुनावी फायदे के लिहाज से इतना बड़ा नहीं हुआ जितना कि बीजेपी के लोग उम्मीद कर रहे थे। इसलिए इस बात का अलग से विश्लेषण बहुत ज़रूरी है कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी क्या करने के लिए उतर गई। एक तरफ एक मुख्यमंत्री को अपनी तरफ मिला लिया, नीतीश कुमार को। अगर सब कुछ इतना ताकतवर था, अकेला शेर सब पर भारी था, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, राम मंदिर भी बन गया और वहीं बन गया। 10 साल का शानदार करियर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और उसकी मजबूरी ये कि नीतीश कुमार को ले आना पड़ा। ये दिखाता था कि बीजेपी का आंतरिक सर्वे ये बता रहा है कि माहौल उतना पक्ष में नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उन सारे लोगों को, एक मुख्यमंत्री को अपनी तरफ लिया और दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा। आने वाले वक्त में जब मुख्यमंत्रियों का इस दौर का इतिहास पढ़ा जाएगा तो उनके सामने 2 चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के। एक तरफ नीतीश कुमार होंगे जो खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद दस्तक देने चले गए और मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे के बयान के बाद भी बीजेपी के खेमे में चले गए। जबकि वो पूरे देश को ये समझाते हुए गोलबंद कर रहे थे कि देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है, बीजेपी को हटाना बहुत ज़रूरी है, संविधान खतरे में है। लेकिन उनके कहने पर लोग एकजुट नहीं हुए तो वो नाराज़ होकर उसी खतरे के साथ देने के लिए चले गए। और उसी किताब में एक दूसरा अध्याय होगा हेमंत सोरेन का, एक आदिवासी मुख्यमंत्री का, जो राजभवन से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, फिर भी वो डरता है, न झुकता है, आंख में आंख डाल करके खड़ा होता है। ठीक वैसे ही 2 चेहरे इस दौर की राजनीति में और पढ़े जाएंगे। जब एक तरफ कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव इतना हमला होने के बाद, ईडी के इतने दबाव के बाद, इतने तरह की छवियों के बदनाम किए जाने के बावजूद डरा नहीं, झुका नहीं और एक नेता नायक की तरह खड़ा रहा। उस समय लोग तेजस्वी यादव को एक अध्याय में पढ़ेंगे तो ठीक बगल में दूसरा अध्याय होगा जयंत चौधरी का, जिनमें ये क्षमता थी, जो एक बहुत शानदार शख्सियत रखते हैं। आप जयंत चौधरी के किसी बयान को नफरत भरा नहीं पाएंगे। वो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए अपनी छवि गढ़ रहे थे, वो संविधान की बात करते हैं, एक शानदार नेता है, मैं आज भी उनकी तारीफ करता हूँ। लेकिन उनका अध्याय जब पढ़ा जाएगा तो ये देखा जाएगा कि वो कितनी छोटी सी चीज़ पे दिल हार बैठे। तो जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें आमने सामने होंगी, जैसे नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की तस्वीरें आमने सामने होंगी। और उस समय बीजेपी से ये सवाल पूछा जाएगा कि जब आप इतने ताकतवर थे तो आपको इतने लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका मतलब वो येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना चाहते। और इस बात से इस देश के नागरिकों को ये सोचना होगा, ऐसा क्या है इस बार के चुनाव में कि बीजेपी हर हथकंडा अख्तियार कर रही है इस बार का चुनाव जीतने के लिए। चाहे वो ईडी का बेजा इस्तेमाल हो, चाहे शासन प्रशासन से गांव के लेवल पर लोगों को अपने प्रभाव में लेने के लिए डराना, धमकाना, खरीदना, जो कुछ भी हो, और चाहे उन लोगों को अपने खेमे में लेना
जो उनके विरोधी रहे, ये उनका डर दिखाता है। लेकिन जयंत चौधरी इस जगह पर चूक गए। अब ऐसे में आखिरी बात ये कहनी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की रणनीति क्या होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई बहुत ठोस जनाधार फिलहाल नहीं है। समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ने की भूमिका में है, लेकिन उसके पास रास्ते क्या हैं? इंडिया गठबंधन के पास मेरे हिसाब से 2 रास्ते बचे हैं और आखिर में जाके दोनों मिल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन्हें 2 रास्तों की तरह देख रहा हूँ। पहला, अगर जाट उधर जा रहे बीजेपी की तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी की तमाम अभी भी वे जातियाँ हैं जिनको समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ सकती है, उनके नेताओं को और उनके लोगों को जिम्मेदारी देकर, भरोसा देकर और यकीन दिलाकर अपने साथ जोड़ सकती है। मुसलमान वोट उनके साथ जुड़ सकता है, यानी सेकुलर वोट जितना है वो जुड़ सकता है। और एक तीसरा वोट बैंक है और वो है दलित वोट बैंक। लगभग 20 से 22% आबादी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों की है। एक रास्ता बचता है, फिर से मिले मुलायम कांशी राम, या फिर से बुआ और बबुआ की एका। मैं जानता हूँ ये बात कहना एक दिलासा दिलाने जैसा है फिलहाल के सिनेरियो में, क्योंकि बसपा प्रमुख आदरणीय मायावती जी ने बार बार ऐलान कर दिया है कि वो अकेले लड़ेंगी और वो अकेले लड़ने की कोशिश करती जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऐसा ही संकेत है कि वो अपनी मजबूती के साथ लड़ेंगे। फिर भी राजनीति में न कुछ भी अंतिम होता है और न कुछ भी अनिश्चित होता है या असंभव होता है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर मुस्लिम वोट, दलित वोट, अति पिछड़े समुदाय का वोट संविधान के नाम पर अगर एक हो जाए तो क्या जयंत चौधरी के जाने की भरपाई नहीं की जा सकती? मेरा मानना है कि इस पर गठबंधन को विचार करना चाहिए, बसपा प्रमुख को भी विचार करना चाहिए और एक ऐसी एका बनेगी जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, थोड़ा सा दल बड़ा करना होगा, थोड़ा सा दूरदर्शी होना होगा। शायद इस तरह के एक ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो अभी भी चुनाव को बदलने की ताकत रखते हैं। और दूसरा रास्ता चंद्रशेखर आज़ाद यानी आज़ाद समाज पार्टी का है। एक समय में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी आपसी ट्यूनिंग इतनी शानदार थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगने के बाद एक आक्रोश मार्च रखा गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं भी उस मंच पर था, जयंत चौधरी भी उस मंच पर आए। जयंत चौधरी जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि हमें इस आवाज़ को संसद में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। उनकी लड़ाई ही विचारधारा की लड़ाई है। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा सीट चुन लिया है। समाजवादी पार्टी अभी उस तरह से अपने पत्ते नहीं खोला है उन्होंने कि वो क्या करेंगे उनके साथ। लेकिन मेरा विश्लेषण ये कहता है कि अगर अंतिम में बसपा बिल्कुल साथ न आए, आखिरी वक्त में लगे कि अब एकदम नहीं आने की संभावनाएं, तो चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिन्होंने खतौली के उपचुनाव में बहुत बड़ा संकेत किया था। अगर वो दलितों का आधा वोट बैंक भी ले आते, मुसलमानों का एक मुश्त वोट बैंक अगर कांग्रेस, सपा और इनके अलायंस के को मिल जाता है, अति पिछड़े समुदाय का वोट अगर मिल गया, तो जयंत चौधरी के जाने की भरपाई इंडिया गठबंधन कर सकता है। लेकिन हाँ, इन तमाम समीकरणों और विश्लेषणों के बाद भी चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि हमारे विश्लेषण कई बार मुस्कुराने लगते हैं। हमें उम्मीद थी कि जो नीतीश कुमार सबको एकजुट कर रहे थे वो कभी नहीं जाएंगे, हम गलत साबित हुए। विचारधारा, सिद्धांत अब शायद पुरानी बातें हो गई हैं। या तो नोटबंदी के पैसे से लोग खरीद लिए जा रहे हैं, या ईडी सीबीआई से डरा दिए जा रहे हैं। इन दोनों रास्तों के अलावा तीसरा है कि आपको 2 सीटें दे देंगे, आपको एक मंत्री बना देंगे कैबिनेट का, एक राज्य मंत्री बना देंगे, एक केंद्र में आप राज्यसभा सीट ले लीजिएगा। ये चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया। इन सब से पता नहीं उसूल और सिद्धांतों पर क्या गुजरती होगी। पार्टी के नेता जो रोज़ मेहनत करते हैं, वो अपने नेता को शायद दबाव डालते होंगे कि उसूलों और सिद्धांतों को बचाने का जिम्मा क्या हमने ही ले रखा है। लेकिन तेजस्वी यादव के भी तो कार्यकर्ता और उनके अपने नेता भी हैं। वही नेता हेमंत सोरेन के पास भी हैं। वो क्यों नहीं ये बात दबाव डाल पाते कि नहीं सब बीजेपी से चलो मिल जाते हैं। इस बात को सोचना और समझना आपकी भी जिम्मेदारी है।
क्या उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई क्या वाकई ख़त्म हो चुकी है? क्या नरेंद्र मोदी यह बात अब पिछड़ों को साबित कर देंगे कि सबसे बड़े ओबीसी वो हैं? उन्होंने एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, एक तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, तो अब पिछड़े एक मुश्त बीजेपी को वोट दे देंगे? इसका भी इम्तिहान बाकी है, क्योंकि आज तक जाति जनगणना नहीं हुई, आज तक ओबीसी को उनका हक नहीं मिला। अब अगर ओबीसी मांग कर रहा है कि 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन दे दो, तो क्या नरेंद्र मोदी 52% रिजर्वेशन देंगे? या नरेंद्र मोदी इस तरह के चेहरों को अपने साथ ले करके एक बहुत बड़ी आबादी का हकमारी की तैयारी कर चुके हैं? और अगर उस हकमारी को ये समाज नहीं देख पाया और थोड़े से चेहरों के नाम पर वोट उधर चला गया, तो इसका आने वाला परिणाम क्या होगा, ये शायद मुझसे बेहतर आप समझते होंगे। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।